नमस्कार साथियों, आपका जुगारा फाउंडेशन परिवार में जबरदस्त तरीके से जानदार शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे और आपके लिए 8000 प्रश्न बहुत जल्दी आने वाले हैं, जो मैं पहले ही बता दूंगा। उसको आप एक बार करके जाएंगे। एक बार आपको स्पीड बढ़ाकर देखना है ताकि जबरदस्त तरीके से आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि इस मतलब कि जो वीडियो आने वाला है उसमें जबरदस्त तरीके से आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। अब चलते हैं अगले आपके क्वेश्चन पे। तो आपका जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। वर्ष 1877 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? ठीक है, तो हम बात हो रही है यहाँ पे लिटन की। ये लिटन ने किया था। ठीक है, तो 1877 में लिटन ने दिल्ली का प्रथम प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ठीक है भैया, किसके सम्मान में किया? तो रानी विक्टोरिया के सम्मान में। ठीक है जी, रानी विक्टोरिया के सम्मान में। रानी विक्टोरिया के सम्मान में। ठीक है, इसी ने लिटन ने ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत अखबारों पर रोक लगा दी। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। प्रेस एक्ट के तहत अखबारों पर रोक लगा दी। अखबार पे रोक लगा दी। रोक लगा दी। ठीक है भैया, उसके बाद अखबारों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ठीक है, अखबारों की मुक्तिदाता किसे कहते हैं? अखबार का मुक्तिदाता। अच्छा, हम बात करते हैं मुक्तिदाता, यानी कि स्वतंत्रता की बात हो रही है अखबारों की। 1935 में स्वतंत्रता किसके द्वारा भैया? तो बात करेंगे चार्ल्स मैटकाप के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स मैटकाप। चार्ल्स मैटकाप के द्वारा। ठीक है, अब एक हम बात करते हैं उसके बाद 1879 में लिटन ने 1879 में एक आर्म्स एक्ट लाया, जिसके तहत हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया। हथियार के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया। लाइसेंस का प्रावधान था। ठीक है, लेना आवश्यक हो गया। ठीक है, आर्म्स एक्ट के तहत। ठीक है भैया, तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना है और कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। रिपन ने, अब रिपन की हम बात करते हैं तो रिपन ने 1871 में 1881 में सफल जनगणना करवाया। ठीक है, सफल जनगणना करवाया। प्रथम सफल जनगणना करवाया। ठीक है जी, पेन का कलर हल्का सा चेंज कर लेते हैं जी। अब देखते हैं, डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। क्या की? डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम। अब हम बात करें भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो बात हो रही है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 279 ए की। ठीक है, 279 ए की। अच्छा, हम बात करेंगे जीएसटी के प्रारूप। प्रारूप कौन कौन है? प्रारूप प्रारूपकार कौन है? ठीक है, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है जी?
अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, जीएसटी का भारत में जनक कौन है? जनक कौन है? और इसमें कितने सदस्य हैं? सदस्य कितने होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? तो प्रारूपकार जो थे असीम दास गुप्ता जी, असीम दास गुप्ता थे, असीम दास गुप्ता। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में निर्मला सीतारमण। ठीक है, वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, सीतारमण। ठीक है भैया, जीएसटी काउंसिल में सदस्य कितने होते हैं? तो 33 सदस्यों का समूह होता है। ठीक है, जनक कौन है? कौन जनक माने जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है भैया, ये सब चीजें आपने जान ली। अच्छा, जीएसटी की किस देश से भारत आया? ठीक है, किस देश में? अच्छा, सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ जीएसटी? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ। ठीक है जी। अच्छा, जीएसटी मॉडल भारत में कहाँ से आ गया? आया तो कनाडा से आया। ठीक है, कनाडा से भारत में आया। ठीक है, अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो इसमें एससी एसटी का प्रावधान है। एसटी एससी से संबंधित है। ठीक है जी, संबंधित है, एसटी एससी से संबंधित है। आर्टिकल 23 की बात कर लेंगे तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, मानव मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम। ठीक है जी। ठीक है भैया, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हमारा सेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों तक हमारे क्लास को जरूर से पहुंचाएं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बात करेंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है किन दो ग्रहों के बीच है? तो आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। अच्छा बताएं, जोबियन ग्रह, जो मतलब बाहरी ग्रह होता है, जोबियन ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो जोबियन ग्रह की बात होगी, जोबियन ग्रह, जोबियन ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा आपका, शनि हो जाएगा और अरुण वरुण। ठीक है जी, और अरुण वरुण, चार ग्रह हो जाएंगे आपके, अरुण व वरुण। अच्छा भैया, अब बात होगी आंतरिक ग्रह की। तो आंतरिक ग्रह कौन से हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह या असली ग्रह? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह या असली ग्रह। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पृथ्वी, बुध, शुक्र और बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपका मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात करिए आपका सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे गर्म या चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, काला ग्रह किसे कहा जाता है? काला ग्रह किसे कहा जाता है? तो काला ग्रह शनि को कहा जाता है। ठीक है जी भैया, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1936 में इसे 1936 में हेलो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हेलो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। एनपी मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। फिर इसे इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम कॉर्बेट कर दिया गया, कॉर्बेट कर दिया। फिर उसका नाम फिर से चेंज किया गया। अब इसका नाम राम गंगा कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम राम गंगा है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम राम गंगा है, राम गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं, एक सिंगल नेशनल पार्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है भैया। इस सब चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है। 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है कि उस समय 2011 की जनगणना आयुक्त कौन था? तो कौन था? डॉक्टर चंद्रमौली, ठीक है। और ये ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8%। और 2011 जनगणना आयुक्त कौन था? डॉक्टर डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब, ठीक है। जनगणना जनगणना आयुक्त। दो हजार ग्यारह जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब तक भारत में कुल 15 जनगणना हुआ है, ठीक है। कुल 15 जनगणना हुआ है। और स्वतंत्र भारत में अब तक 7 जनगणना हुआ है, ठीक है। आखिरी बार जनगणना आपका 2011 में हुआ था। उसके बाद कोविड के कारण अभी तक जनगणना नहीं हो सका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोना और तांबा और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिसमें पीला प्रकाश निकलता है। तो जो है नीला और बैगनी रंग को अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू। जब सोना की बात करेंगे, सोना का इसका इसी एयू कहते हैं, ठीक है। इस ये जो है एयू किस समूह का है? तो 11 समूह का है। 11 समूह का। इसका परमाणु संख्या क्या है? इसका परमाणु संख्या क्या है? इसका परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 79। और चांदी का क्या हो जाएगा? तो चांदी का आपका एजी हो जाएगा। और ये भी 11 समूह का है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। देखते होंगे आप लोग बैटरी में, वो बैटरी का पानी डालते हैं ना, तो क्या है, वो एक रसायन है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर में आयोजित किया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है, ये आमतौर पर उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। उड़ीसा में आयोजित किया जाता है।
अच्छा, उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस पूरी रथ यात्रा निकलता है। पूरी रथ यात्रा निकलता है। पूरी रथ यात्रा निकलता है। ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, या इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे केरल में, तमिलनाडु में क्या मान, तमिलनाडु का आपको हो जाएगा, केरल का पोंगल। ठीक है। अब तमिलनाडु को बताइएगा, तमिलनाडु को आप लोग बताइएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, आप लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे, पोंगल कहाँ का है? पोंगल कहाँ का आपका? तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है। केरल का क्या है? ओणम है। ठीक है, ओणम है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अच्छा, जो भी हमारे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, आपको उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है। इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुआ था? ठीक है। तो बात हो जाएगा जानकी बाई। ठीक है, जानकी बाई, जिसे छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें छप्पन छुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। तो 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ किसके सम्मान में? तो किंग जॉर्ज के सम्मान में। किंग जॉर्ज, जिन्होंने जिन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की बात कही। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की बात कही। कलकत्ता से दिल्ली करने की बात कही। ठीक है भैया। अनुपमा कौन है? ये कौन है? तो ये हो जाएंगी आपकी कर्नाटक गायिका। कर्नाटक गायिका। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मामे खान के एक भांति पात्र और लोक गायक है। ठीक है। तो मामे खान आपका राजस्थान की थी। ठीक है, राजस्थान का एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लद्दाख है, इसमें 2 जिले हैं। एक हो जाएगा आपका लेह, दूसरा हो जाएगा कारगिल। अच्छा, लद्दाख की स्थापना कब हुई? कब यूटीज बना? तो इसका स्थापना हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 2019। भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया? भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया? तो भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में किया गया। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ? तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण आपका 1929 में पूरा हुआ। ठीक है,
1929 में बनना शुरू हुआ, लगभग बनने में 17 वर्ष का समय लगा। ठीक है, इसको बनने में 17 वर्ष का समय लगा। और इसके जो डिजाइन करता थे, मतलब जो डिजाइन दिए थे, कौन था? लुटियंस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, लुटियंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस का संस्थापक है? ठीक है, तो बात करेंगे हम, आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र लाल सरकार। महेंद्र लाल सरकार। अच्छा, जगदीश चंद्र बसु ने केस्कोग्राफ का खोज किया था। एक केस्कोग्राफ एक यंत्र है जो पौधों को मापने में काम आता है। ठीक है, केस्कोग्राफ यंत्र का खोज किया था। केस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, पौधों में जीवन है की खोज किसने किया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदा शिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये गुफा जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा एलिफेंटा। ये बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब आइस कोन की स्थापना किसने की? तो जो आइस कोन है ये कहाँ पे है? तो आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब हम बात करेंगे कि इस स्थापना किसने की। ठीक है, तो किसने की भैया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2024 में इसका विषय क्या था? 2024 में इसका विषय क्या था? ठीक है, दान, रक्तदान विश्व के लिए, रक्तदान मनाए जाने के लिए था। ठीक है, तो इसका विषय क्या था? दान का जश्न मनाने के लिए 20 साल। दान का जश्न मनाने के लिए 20 साल। दान का जश्न मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए 20 साल। बीस साल। ठीक है जी, ठीक है भैया, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो किसने जीता? आपका यानिक सिनर ने जीता। ठीक है, यानिक सिनर ने जीता है। ये इटली के प्रथम खिलाड़ी बन गए। ठीक है, इटली के प्रथम खिलाड़ी जीतने वाले बन गए। ठीक है, प्रथम खिलाड़ी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाले थे। ठीक है, परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अच्छा बात करेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि इन्हें 1917 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई है, रविंद्र नाथ टैगोर के भाई हैं। भाई हैं, इन्हें 1913 में पूरे एशिया में, पूरे भारत में सबसे पहला, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज में किसके लिए मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में मिला। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए।
गीतांजलि क्या था? कविताओं का संग्रह था। ठीक है भैया, गीतांजलि क्या था? कविताओं का संग्रह था। हाल ही में किसे 30 स्थलों का स्वच्छ प्रणाली उद्देश्य स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया? तो बताइए भैया, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत किसने किया था? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। ठीक है, ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा और विंध्य के। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विभ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, विभ्रंश घाटी बोलते हैं। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, शरावती नदी जो है शिमोग जिला कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है भैया, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब हम बात कर लेंगे ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। ठीक है, सूरत शहर के नीचे ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा सिटी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर एक बार दोबारा देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच जो 47 एक किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर अलर में। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर अलर। ठीक है, अल्टीमुदी झील केरल को किस प्रकार से झील का है? लैगून झील है। ठीक है भैया, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? उल्का पिंड गिरने से जो झील बनी थी वो लोनार झील है। अब बात करें भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ठीक है, चोल्हामू झील है। ठीक है, चोल्हामू झील है। तो हम बात करेंगे किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। ठीक है, रूपकुंड झील को। सफेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील। कोलेख झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। बात करेंगे हम भारत के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो असम में हो जाएगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, पवनों की दिशा में परिवर्तन आपका हो जाने वाला राइट आंसर। अब हम बात करेंगे मानसून किस भाषा का शब्द है? जो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल होता है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है भैया? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करेंगे भारत में गेहूं के प्रथम 3 उत्पादन राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत में जो गेहूं के प्रथम 3 स्थान है किसको जाएंगे? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में भारत का मतलब कि सबसे कम लिंगानुपात भारत का है। ठीक है, अरे हरियाणा का है। ठीक है, कितना है? 877। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है चावल। ठीक है, चावल हो जाएगी। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो चावल ही हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, केरल में अलर में। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सर्वोत्तम सबसे ज्यादा चाय जो चाय पत्ती होती है,
कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। भारत का काफी अनुसंधान कहाँ स्थित है? कुर्ग में। भारत का काफी अनुसंधान कहाँ से स्थित है? कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। नीली क्रांति किसे संबंधित है? नीली क्रांति किसे संबंधित है? मत्स्य पालन से। आप लोग ये सब ध्यान मतलब कि रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सिंपल तो लग रहा है पर पूछे ही जाते हैं भैया, सिंपल भी तो पूछे जाते हैं, वो भी तो क्वेश्चन होते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? गेहूं और चावल पे। ठीक है, गेहूं और चावल पे हम बात कर लेंगे भैया। यहाँ पे हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, अगर विश्व में पूछ ले तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का किया जाता है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, जो महज 88 दिन में अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, महज 88 दिन में। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। ठीक है भैया, दक्कन के पठार में की जाती है। अगर भैया आपको मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो कि ये एकदम इस क्वेश्चन से पेपर फंसने वाले, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी गारंटी है, जो मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उससे आपको एग्जाम में आपके बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप लोग अगर समझ में सेशन आपको बहुत मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सियाचिन जो ग्लेशियर है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, अच्छा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ठीक है, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है जो गुजरात में स्थित है। अब हम बात करेंगे, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल का उपज बढ़ाना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति आई ही इसलिए थे कि जो मतलब कि फसल है उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी हो। भारत में हरित क्रांति का जन्म किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा आपका। गुजरात में सबसे ज्यादा आपका मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आपका एमपी हो जाएगा। ठीक है, फल उत्पादक, अच्छा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मध्य प्रदेश द्वारा दिए जाने वाला सम्मान आपका कालिदास सम्मान हो जाएगा। कालिदास सम्मान यही दिया जाता है, कालिदास सम्मान। तानसेन सम्मान हो जाएगा आपका, तानसेन सम्मान। आपका एक और सम्मान हो जाएगा कबीर दास सम्मान। कबीर दास सम्मान इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान में आ गया इसलिए बता दिया। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जी उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? द्वितीय स्थान पर सब्जी सबसे ज्यादा भारत में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में। दूध उत्पादन में भारत कौन सा विश्व में स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में। भारत में दूध क्वेश्चन, अच्छा राज्य पूछा, वो देश पूछा है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य जो सबसे प्रथम है, उत्तर प्रदेश आपका। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। ठीक है, 1970 में। श्वेत क्रांति से संबंधित दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति जो संबंधित है दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड का संबंधित दूध उत्पादन से। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन। गुलाबी क्रांति किसे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू उत्पादन से। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम पंजाब। ठीक है, पंजाब। ये क्या चीज आ गया? गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पंजाब का ही है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। केरल में सबसे ज्यादा काजू उत्पादन होता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के, अच्छा
जो केरल है, भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का ही है। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। ठीक है। कि फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। ठीक है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र में। अति विवादित जो बबली प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में है। भारतीय कृषि इतिहास लिखा था एम.एस. रंधावा ने। एम.एस. रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या है, आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। ठीक है। पहले समय में आप लोग बिजनेस वगैरह करते, पहले के समय में कृषि का मतलब एक साधन था जीवन यापन का, कृषि ही था। ठीक है। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन क्या है? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। ठीक है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या है? ढेंचा। ठीक है भैया, ढेंचा हो जाएगा आपका। ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, जो 8000 प्रश्न आपके आने वाले हैं, 8000 प्रश्न जो आपके आने वाले हैं, जिससे हमने पूरे सिलेबस को, जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके वगैरह, आपके प्रमुख पुरस्कार, अगर जितनी भी चीजें, सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। और ये जो वीडियो आने वाली है, आप लोग उसको एक बार दो बार जरूर देखेंगे। ठीक है। एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीधा दिमाग में छप जाएगा भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए किए जाते हैं, उत्पादक बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु, भूमि की उत्पादन बढ़ाने रखने हेतु। ठीक है। भूमि उत्पादन को बनाए रखने के लिए। हरित क्रांति की कई कृषि व्यूह रचना के परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। ठीक है। 7वें दशक के दौरान सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। अच्छा, आपको ये पीला हो गया दिख नहीं रहा होगा, इस पर लिख देता हूँ। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बात करेंगे नॉर्मन आर्गेस्टा बोरलाग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, वह संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया भैया, कोई बात नहीं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। ठीक है। भू आकृति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेसेल को। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। इसे जोबियन ग्रह भी कहा जाता है, जोबियन ग्रह के भी अंतर्गत आता है। ठीक है, जोबियन ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश नहीं, अंश डिग्री पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जो सूर्य का परिक्रमा महज 88 दिन में कर लेता है। ठीक है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का
तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि, ठीक है, सप्तर्षि। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लेता है? तो 84 वर्ष का समय लेता है, ठीक है, 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूर तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर, ठीक है भैया, 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का जो रंग किसका सूचक है? उसके ताप का, ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है कौन? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारे आकाश गंगा जो है उसका परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है भैया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत, ठीक भैया, बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसको मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं भैया? आर्यन नेबुला, ठीक है भैया, आर्यन नेबुला कहते हैं। किस ग्रह के दिन के मान को उसकी अक्ष झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य नेपच्यून, समतुल्य है नेपच्यून के, ठीक है, किसे समतुल्य है? नेपच्यून के। वह शीशा जिनके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? आपका चंद्रशेखर सीमा, ठीक है भैया, चंद्रशेखर सीमा हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र कौन सा है? सीरस। क्षुद्र ग्रह कौन सा है जो सर्वप्रथम खोला गया? खोजा गया, सीरस हो जाएगा। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया, ठीक है, इस इरेटोस्थनीज ने किया। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, मेट्रोला मेट, मे, मेट्रोलॉजिया, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने की भैया। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप, ठीक है भैया, नेफोस्कोप। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट, ठीक है भैया, यहीं पे हमारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। आपको एक चीज बता दूं, अगर जो भी परीक्षार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया जीएस में, ठीक है, वो जबरदस्त तरीके से जो हमारे 8000 वाले प्रश्नों का संग्रह आने वाला है वो वीडियो एक बार दो बार जरूर देख ले, उसको एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है, तो उसको छोड़े ना। अब हमारा सेशन हो गया है खत्म, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।